एक हमारे यहाँ गांव में जो है एक देहात में कहावत है कि पूत मांगे गईली अब हतार गंवा के अइली। आज जो स्थिति है यूक्रेन की वह बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। कहाँ वह नाटो ज्वाइन करने जा रहा था, कहाँ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा था, और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति जो है यूक्रेन छोड़ करके भाग चुके हैं। सही बात है, वहाँ के जनता जो है वह पूरी तरह से जो है अपने देश को बचाने में लगी हुई है। वहाँ के जनता को हम सलाम करते हैं। वहाँ जो है जनता पूरी तरह से जो है मतलब राष्ट्रवाद की भावना जो है वहाँ जागृत हो चुकी है। लेकिन अब रशियन फोर्सेस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि आप जानते हैं कि वह एक एग्रेसर व्यक्ति है, और एक एग्रेसर व्यक्ति का एग्रेशन टेस्ट करना यह अपने आप में जो है खतरे से खाली नहीं था। यह बात यूक्रेन भी समझता था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आज रसिया रुकने वाला नहीं है, वह काफ़ी तेज़ी से जो है यूक्रेन पर बॉम्बिंग करते जा रहा है, और अब जो है ऐसा लग रहा है कि वह यूक्रेन को पूरी तरह से डीमिलिटराइज करके ही मानेगा। ऐसा स्थिति जो है होने को है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, और थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड को भी समझते हैं कि रसिया यूक्रेन एक दूसरे के जो वहाँ के जियोपॉलिटिक्स है वो कैसी थी, वहाँ के कल्चर कैसे थे। इसको समझने के लिए जो है हम कुछ पीछे के इतिहास को देखते हैं जब यूएसएसआर बना था। ठीक है, तो यूएसएसआर क्या है? देखिए, यूएसएसआर जो है एक ग्रुप था जिसमें कि 15 देशों के मिलने से एक ग्रुप बना हुआ था जिसको यूएसएसआर कहा गया था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या है उसको समझते हैं कि इसमें जो है पूरे सोवियत जो 15 सोवियत थे, जिसको अब यहाँ राज्य बोलते हैं वहाँ सोवियत बोला जाता है, तो सोवियत को मिला करके टोटल जो है 15 सोवियत थे। इन सभी सोवियत को मिला करके एक यूनियन बनाया गया था, एक संघ बनाया गया था जो जिनको सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा गया। यह यूएसएसआर था। देखिए, ये यूएसएसआर का जो है गठन 1922 में हुआ था, जिस समय लेनिन जो है वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो लेनिन की इच्छा थी कि हम इस यूएसएसआर को जो है आगे चल के हम लोकतांत्रिक देश में मान्यता दे देंगे और यहाँ पर जो है और लोकतांत्रिक सरकार होगी। लेकिन लेनिन के मरने के बाद जो है स्टालिन आता है, और जोसेफ स्टालिन जो है वह एक डिक्टेटर के रूप में, तानाशाह के रूप में यूएसएसआर का जो है जनरल सेक्रेटरी बनता है, और फिर धीरे धीरे जो है वो पूरी तरह से जो है तानाशाही करना शुरू करता है। हालांकि उसके समय में विकास भी काफ़ी होता है, इसमें कहीं से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कि उसके डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में जो है वहाँ के जो यूएसएसआर की जनता थी उसमें जो है काफ़ी रोष थी, लेकिन डर से जो है वो नहीं बोल पाती थी, और जो बोलते थे उन लोगों को जो है वहाँ से या तो निर्वासित कर दिया जाता था, मतलब कि उन लोगों के साथ जो है उन लोगों की हत्या कर दी जाती थी, उनको जो है जेल में डाल दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। लोग जो है डर के नहीं बोल पाते थे। कुछ इतिहासकार कि ये जो है जोसेफ स्टालिन तो हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर और ख़तरनाक शासक था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है यूएसएसआर की। देखिए, यूएसएसआर में टोटल कुल मिला करके जो है 15 सोवियत जुड़े हुए थे, 15 देश थे जो वर्तमान में अभी सब टूट चुके हैं। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, तो ये सभी देश अलग हो गए। इनमें 15 देश में जो है रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लाटविया, आर्मेनिया, मोल्डोवा, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और के 15 देश इसमें आते हैं। अब देखते हैं कि इन 15 देशों को मिला करके यह एक सोवियत बनाया गया था। अब इसमें जो है सोवियत संघ में क्या है कि जिस समय दुनिया जो है 1929 की आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, उस समय जोसेफ स्टालिन के द्वारा लाई गई नीति, जिसको हम लोग 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं, पंचवर्षीय योजना, उस योजना के तहत रसिया काफ़ी विकास कर चुका था। रसिया इन द सेंस कि यूएसएसआर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। बहुत दुनिया जो है आर्थिक मंदी में फंसी हुई थी, और यूएसएसआर के लोग जो है एकदम मतलब भोग विलास में उनका जीवन जो है काफ़ी, लाइवलीहुड जो है उनका काफ़ी अच्छा था, उनका जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा था। इस बात को देख करके जो है जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, चूँकि रसिया जो है यूएसएसआर जो है वह एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री बनाने का श्रेय जो है वह लेनिन को जाता है। लेनिन को जो है वहाँ का रूस का, या कहे कि यूएसएसआर का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है रसिया का।
जैसे यहाँ पर फादर ऑफ नेशन कहते हैं महात्मा गांधी को, वही दर्जा जो है लेनिन को यूएसएसआर यानी रूस में मिला हुआ। देखिए हम लोग रशियन क्रांति को थोड़ा समझते हैं। 1917 में जो है, उससे पहले जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो जार निकोलस द्वितीय जो था उसके समय में, उसके पहले भी कई बार उसका जो रोमनोव वंश का शासक था, इससे पहले भी कई बार विद्रोह हो चुके थे उसके खिलाफ जो है। वह एक अयोग्य शासक था, कह सकते हैं कि वह अपने हिसाब से जो है नहीं काम कर पाता था। वह अपनी पत्नी के इशारे पर जो है सब कुछ करता था। उसकी पत्नी का नाम जरीना था। 1905 में रूस और जापान की युद्ध हुई थी। उस युद्ध में जो है रसिया बुरी तरह से जो है एक छोटे से देश जापान से हार गया था। इससे वहाँ की जनता में काफ़ी विद्रोह, मतलब कि विरोध उत्पन्न हो गई थी, जनता विद्रोह कर चुकी थी, ठीक है। लेकिन 1917 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में जर्मनी से जो है लेनिन आया। और लेनिन की स्थिति को हम लोग समझते हैं कि लेनिन जो है कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रेरित था। कार्ल मार्क्स की किताब है जो दास कैपिटल है, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। उसने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जंजीरों के अलावा पाने के लिए सारा जहां है। और यही बात जो है लेनिन को समझ में आ गई कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो एक किसान का बेटा है, अगर लड़ जाते हैं तो बहुत कुछ पा लेंगे। और इस तरह से उसने पूरे रसिया को जो है यूनाइट किया। उसने एक बोल्शेविक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नेतृत्व किया। और अंततः जो है बोल्शेविकों के नेतृत्व में जो है उसकी जीत हुई। जार निकोलस सेकंड जो है गद्दी छोड़ करके भाग गया और रसिया में जो है क्रांति के बाद एक नई सरकार का गठन हुआ। और उसके राष्ट्रपति, मतलब उस पार्टी के नेता, बोल्शेविक के नेता जो है, बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत वाले, तो उसके नेता जो है लेनिन बने। और लेनिन के नेतृत्व में एक पार्टी, मतलब एक सरकार का गठन हुआ। लेकिन लेनिन के सामने कई सारी चुनौतियाँ थीं। फिर उस चुनौतियों को पार करते हुए लेनिन जो है आगे बढ़ता है। वह सभी पूरे यूएसएसआर को इकट्ठा करता है, इन सभी देशों को जोड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। लेकिन देखने के बाद जो है ज़्यादा दिन वह रह नहीं पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर स्टालिन आता है। और स्टालिन जो है, स्टालिन का मतलब समझिए स्टील का आदमी, वह व्यक्ति जो कहीं से भी किसी से दबने वाला नहीं है। फिर स्टालिन के नेतृत्व में जो है रूस काफ़ी विकास करता है। फिर धीरे धीरे जो है आप देखते होंगे कि 1939 में हिटलर के द्वारा जो है पोलैंड पर आक्रमण किया जाएगा। और फिर जो है वहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है रसिया का बहुत बड़ा योगदान है हिटलर को रोकने में, ठीक है। उसमें जो है हिटलर जब रसिया पर अटैक करता है तब उस समय स्टालिन ही शासक होता है। और फिर जिस समय फ्रांस और ब्रिटेन पूरी तरह से घुटने टेक चुके होते हैं, तब जो है रसिया जो है हिटलर को पूरी तरह से उसको घुटने के बल ला देता है। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है दुनिया दो गुटों में बढ़ जाता है। एक होता है यूएसए और दूसरा होता है यूएसएसआर। अब पूरी वर्ल्ड में जो है समस्याएं कई सारी, दो तरह के कंट्रीज हो जाते हैं। एक है कैपिटलिस्ट कंट्री जो अमेरिका के नेतृत्व में है, यूएसए के नेतृत्व में है। और एक तरफ जो है कम्युनिस्ट जो यूएसएसआर के नेतृत्व में है। अब दुनिया के पास दो ऑप्शंस है, किधर जाए। एक तरफ कैपिटलिस्ट, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट। भारत भी उसमें फंसा हुआ। भारत कहाँ जाएगा। तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के जो भारत के थे, भारत भी नया नया आज़ाद हुआ था, तब उनके सामने समस्या थी कि किधर जाए। यहाँ पर एक तरफ जो है कैपिटलिस्ट है और एक तरफ कम्युनिस्ट है। क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन था तो कैपिटलिस्ट शासन था, तो भारत इसको भी नहीं छोड़ सकता था। लेकिन भारत की अधिकांश जनता गरीब थी, जो किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग के लोग थे। तो इन लोगों को हम अगर कैपिटलिस्ट कंट्री में झोंक देते हैं, कैपिटलिस्ट व्यवस्था में झोंक देते हैं, तो फिर इनकी ज़िंदगी कैसे चल पाएगी। तो इसी को देखते हुए भारत ने दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला। भारत ने कहा कि हम किसी एक गुट का समर्थन नहीं करते, ना तो हम यूएसए का समर्थन करते हैं और ना ही हम रसिया का समर्थन करेंगे, यूएसएसआर का समर्थन करते हैं, और ना ही हम सपोर्ट करते हैं रसिया का और ना ही यूएसए का। तब भारत के साथ समस्या थी कि भारत जाए किधर। तब भारत ने जो है उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। न हम पहली दुनिया यूएसए की दुनिया में जाएंगे, न दूसरी दुनिया यूएसएसआर की दुनिया में जाएंगे, हम एक तीसरी दुनिया बनाएंगे जिसका नाम रखा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। और उस गुट निरपेक्ष में उन्होंने अपने साथ 15 देशों को लिया और इन सभी देशों को मिला करके जो उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। वह किसी का ना सपोर्ट करेंगे ना विरोध करेंगे, हम बीच का रास्ता निकाल करके चलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम भी था, समस्या थी कि हम किस तरफ जाए। अगर हम रूस की तरफ जाते फिर अमेरिका हमको जो है
उसके नज़र में आ जाते। अगर हम अमेरिका की नज़र में जाते तो फिर रूस, मतलब अमेरिका के पक्ष में जाते तो फिर रूस के साथ हमको तनातनी हो जाती। तो हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं जाना चाहते थे। हमने दोनों को अपने भरोसे में लिया कि हम आप लोगों का कहीं से कोई तरह का विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से जो है दुनिया आगे बढ़ेगी। फिर आप देखते हैं 1971 में जो है हमारे यहाँ वॉर हो जाती है पाकिस्तान के साथ। तब हमको जो है उस समय परमाणु अम्ब्रेला की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा देश है जो हमको परमाणु छतरी देगा। उस समय जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब जाती हैं, उस समय निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं यूएसए के, उससे मिलने। तो निक्सन बड़ी मजाकिया शब्द में जो है कहता है कि ये कैसी है, तो चुड़ैल टाइप की लगती है नहीं। और उस समय अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा होता है, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, तो हम यूएसएसआर के पक्ष जाते हैं और तब हम उनसे मदद मांगते हैं। तो यूएसएसआर जो हमसे 20 साल की ट्रीटी करता है, कई बार मदद करता है रसिया हमारी। और फिर जो है जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तो जब पाकिस्तान हार रहा होता है तब वह अमेरिका को कहता है कि अब हमको बचा लीजिए, कोई विकल्प नहीं है। और तब तक जो है इधर बांग्लादेश की लगभग 1 करोड़ से अधिक आबादी आसाम के और इधर के इलाके में जो है पूर्वोत्तर इलाके में घुस चुकी होती है, और उधर से जो है पंजाब के इलाके में, मतलब पूरी तरह से जो है भारत के जो स्थिति थी सीमा, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। नहीं, भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह पूरी तरह से युद्ध में या तो जीते, अगर बीच में छोड़ देती है तो फिर भारत की सारी बाउंड्री जो है ख़त्म हो जाएगी। तब उस समय जो है इंदिरा गांधी ने जो है, अमेरिका ने कहा कि युद्ध बंद कर दो। भारत की उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो संधि करके आई हुई थी। तब उन्होंने रसिया के उस समय के जनरल सेक्रेटरी से बात की रसिया से, और उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उस समय जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग में यूनाइटेड स्टेट ने और चाइना, इवन ब्रिटेन और फ्रांस, सब ने जो है एक तरफा भारत के खिलाफ वोट किया था। एकमात्र देश था जो भारत के पक्ष में वोट किया था, उसने वीटो कर दिया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो था रसिया, और प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तब जाकर के फ्रांस की नेवी, ब्रिटेन की नेवी भारत को हिंद महासागर में घेर लिया, और तब अमेरिका का 7वां बेड़ा आकर के जो है परमाणु धमकी दिया। तब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रसिया के जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन किया और कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है। तब उन्होंने जो है कहा कि कौन सा 7वां बेड़ा है, तब उन्होंने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया, जिसमें पूरे परमाणु हथियार से लैस पूरा हिंद महासागर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ नेवी ही नेवी है। अमेरिका तो देखा कि पता चलेगा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो है पूरे दुनिया तबाह हो जाएगी, और अमेरिका सीधे दुम दबा करके वहाँ से भाग गया और कहा कि 2 देश के बीच में लड़ाई है, कोई तीसरा नहीं आएगा। और फिर रसिया ने उस समय हमारी पूरी तरह से साथ दिया था, नहीं तो पता नहीं भारत कई भागों में उस समय बढ़ चुका होता और आज समस्या कितनी विकट होती। अमेरिका बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ था। और फिर इस तरह से जो है हम आगे बढ़े। फिर कई दफ़ा जो है जब हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कुछ नहीं था, तब रसिया ने हमको रॉकेट प्रोवाइड किया, उसने अपने खर्चे पर। स्थिति ऐसी थी कि हम साइकिल पर जो है रॉकेट का जो है लॉन्चर लेकर के गए थे, बैलगाड़ी पर रख के रॉकेट का ढांचा लेके गए थे। हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी, आजकल मजदूर को भी स्कॉर्पियो में लेकर के जाते हैं, लेकिन उस समय हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, अभी जो है ग्रो कर रहे थे, और आज जो है कहाँ से कहाँ चलेगा। लेकिन उस समय रसिया ने मदद किया था, और रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारे पास ले जाने के लिए बैलगाड़ी है और साइकिल पर ले जा रहे हैं। सोचिए किस तरह की स्थिति थी, और हमने जो है लॉन्च किया। और उस समय जो है हमारे यहाँ टीवी चलना शुरू हुआ, टेलीविज़न, और फिर जो है देश ने पहली बार टेलीविज़न देखा जब वह सेटेलाइट लॉन्च हुआ था। और फिर धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़े। लेकिन देखते हैं कि फिर रसिया की स्थिति जो है बाद में कई बार दफ़ा जो होती है ना कि वह कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ सब कुछ सरकार के अंदर में आता है, स्टेट उसको गवर्न करता है, तो लाल फीताशाही वहाँ ज़्यादा हो गया। नहीं, जनता जो है वहाँ के जो अफसर होते थे वह काम ठीक से नहीं करते थे, क्योंकि जानते कि सरकारी विभाग में जो होता है, जब सब कुछ सरकार का, कोई प्राइवेट कुछ था ही नहीं, तो पब्लिक त्रस्त हो चुकी थी, और पब्लिक चाहती थी कि हम जो है इस व्यवस्था से अलग हो जाए। इसमें 15 देश थे, इसमें आंतरिक जो है विरोध होना शुरू हुआ। और उस समय जो है फिर रसिया जो है आप देखेंगे यूएसएसआर जो है अफ़गानिस्तान वॉर में फंस जाता है, और जब अफ़गानिस्तान में जब वहाँ की सरकार जो है कम्युनिस्ट सरकार होती है,
तब उस कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए फिर अमेरिका चाल चलता है। यहाँ अमेरिका की हर जगह रोल आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका किसी को भी शांति से नहीं रहने देता है। यहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार थी, इसको गिराने के लिए वहाँ के मुजाहिदीन को इसने आगे बढ़ाया। और उस समय के जो है एक डिप्लोमेट थे, उन्होंने, जिनका नाम हेनरी किसिंगर था, उन्होंने वहाँ के जो मुजाहिदीन थे जो अफ़गानिस्तान के, उन लोगों को एक हाथ में AK-47 और एक हाथ में कुरान पकड़ा करके कहा कि यही आपको आज़ाद करेगा। और फिर इस तरह से अमेरिका ने जो है वहाँ के मुजाहिदीनों को जो है हथियार प्रोवाइड किए, और उन्हीं में से एक मुजाहिदीन जिसका नाम ओसामा बिन लादेन था। और फिर उन मुजाहिदीनों के द्वारा जो है वहाँ पर आतंक मचाया गया, और अंततः रसिया को इतना ज़्यादा क्षति हुई, इतनी ज़्यादा क्षति हुई, और रसिया की जो है जो इमेज थी, USSR की इमेज जो दुनिया में थी एक सुपर पावर की, वो भी जो है ख़त्म हो गई। और फिर रसिया जो है अंत में उसको क्या करना पड़ा, 1989 में छोड़ करके जाना पड़ा। और फिर उसके ठीक 2 साल बाद जो है रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया USSR का, और वह USSR कुल मिलाकर के इन 15 भागों में बट गया। ठीक है, और फिर तब जो है यहाँ से कोल्ड वॉर जो है समाप्त हो गया। लेकिन उसी बीच में कई ऐसी संस्थाएं भी बनी थी, जिसमें आप न्यूज में हमेशा देखते होंगे नाटो। नाटो क्या है, उसी बीच में जो है नाटो बनी थी। नाटो इसलिए बनाया गया था कि कम्युनिज्म को कैसे काउंटर किया जाए। तो कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए 11 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था नाटो। नाटो में उस समय 11 देश थे, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो जब बना, उसके विपक्ष में जो है फिर USSR के भी कुछ गुट थे। उन गुट ने मिलकर के जो है एक अलग पैक्ट किया, जिसको हम लोग वर्सा पैक्ट कहते हैं, नाटो के अगेंस्ट में। तो जो कि जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वर्सा पैक्ट भी खत्म होगा, लेकिन नाटो खत्म नहीं हुआ। नाटो आज भी है, और नाटो में आज कुल मिलाकर के 30 देश है, जिसको ज्वाइन करने यूक्रेन जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि नाटो की कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स होती है। अब यूक्रेन जो है जब नाटो को ज्वाइन करने वर्तमान में जाए, देखो अलग हो गया यूक्रेन। अब जब अलग हो गया तो उस समय अच्छी थी यूक्रेन के, यानी जो 15 देश अलग हुए थे, उन सभी देशों का रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध था। इससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि संबंध अच्छा कैसे था। जब 1996 में NPT के तहत जब परमाणु हथियार को हटाने की बात थी, तब यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु बम जो है रसिया को दे दिए। आज अगर यूक्रेन के पास परमाणु बम होता, हथियार होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। फिर जो है अब उसके बाद में रसिया और यूक्रेन की स्थिति, या जो भी उसके आसपास के जो उससे टूट करके अलग हुए थे, उनकी स्थिति अच्छी थी, सबके साथ अच्छे एक चल रहा था वहाँ पर। जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो यहाँ पर जो यूरेशियन इकोनॉमिक जोन हुआ करता था, इसी के बीच सब लोग आपस में व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, उनका जो है ट्रेड होता था। फिर जो है बाद में जो है यह कहानी शुरू होती है 2013 में। 2013 में जो है वहाँ मांग उठती है, चूँकि देखिए यूक्रेन की स्थिति क्या है कि यूक्रेन में जो है लगभग 30% जो आबादी है वो प्रो रसिया, मतलब रसिया के पक्ष में, रसियन है। जो ईस्टर्न जो यूक्रेन है, जो रसिया से सटा हुआ है, उसकी जो 30% आबादी है, वो लगभग जो है वो क्या है, रूस की है। उसमें जो है, और वहाँ के जो उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो विक्टर इवानुकोविच, वह जो है प्रो रशियन थे, रसिया के पक्ष में निर्णय लेते थे, रसिया जो कहता था वही करते थे। तो उस समय जो है जनता चाहती थी कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में जुड़े, जो कि यह यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इन्होंने जो है उसको छोड़ करके चलाया था। इनके खिलाफ जो है जनता ने आवाज़ उठाई, विद्रोह कर दिया, और इनको जो है वहाँ से भाग करके रसिया में शरण लेनी पड़ी। और फिर जो है 2014 से फिर ये कहानी शुरू होती है। 2014 में जब यूरोपियन यूनियन में जाने की बात होती है, तब जो है रसिया यूक्रेन का एक पार्ट होता है जो काला सागर में है, जिसका नाम क्रीमिया है, क्रीमिया को जो है ले लेता है, छीन लेता है उससे मिलिट्री ऑपरेशन करके। और तभी जो है USA और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है रसिया पर कई तरह के सैंक्शंस लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। रसिया प्रतिबंध से जूझते रहा, इसमें कहीं डाउट नहीं है। आज भी प्रतिबंध बहुत सारे लगे हुए हैं, रसिया प्रतिबंध को देखते रहा है। उसके बाद जो है यहाँ तक तो समझ गया कि चलिए यूरोपियन यूनियन तक, लेकिन रसिया को प्रॉब्लम तब हुआ जब रूस जो है, ये यूक्रेन जो है, वो नाटो ज्वाइन करने की बात सोचा। देखिए नाटो का एक नियम है कि
उसमें अगर अब कोई भी देश ज्वाइन करता है तो वह अब उस देश पर अटैक का मतलब है कि उस पूरे पूरे संस्था मतलब पूरे जो उसका ग्रुप है सब पर अटैक माना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आज के समय में यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य होता और यूक्रेन पर ये जैसे रसिया अटैक किया और अटैक करता उस पर, तो क्या होता है कि जितने भी 30 देश है सब मिल करके जो है रसिया पर अटैक कर देते हैं। अभी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, वो नेटो के मेंबर के लिए अभी तो नामांकन दाखिल कर रहा है। देखिए नेटो कुछ नियम है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिका टेस्ट कर रहा था कि क्या रूस का क्या जवाब होता है। उसको नहीं पता था कि रूस इस तरह का भी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आज जो है बाप बाप कर रहा है यूक्रेन और कोई दुनिया का बचाने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को भी सोचना चाहिए कि बगल में हमारा पड़ोसी जो है एक एग्रेसर पड़ोसी है और बहुत बड़ा है, हमसे बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है बहुत, और उससे जो है हम पंगा लेने जा रहे हैं किसके दम पर? दूसरे के दम पर, अमेरिका के दम पर। और अमेरिका का इतिहास आप देख रहे हैं, अमेरिका का इतिहास अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, आप कहीं भी जा कर के देखिए, चाहे आप इधर वियतनाम में आकर के देखिए, कहीं भी जा कर के देखेंगे तो उसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही ख़राब रही है। वो कभी भी किस भरोसे के लायक ही काम नहीं करता, कब किसको कहाँ छोड़ करके चला जाएगा बीच में कोई ठीक नहीं। अभी यूक्रेन को छोड़ दिया, उससे पहले देखेंगे कुछ दिन 3-4 महीना पहले अफगानिस्तान को छोड़ करके बीच में ही भाग गया, पूरा तालिबान सब उसमें आ गया। तो इस तरह से जो है वही अमेरिका जो पूरे तालिबान को जो है ओसामा बिन लादेन को हथियार दिया था, बाद में ओसामा बिन लादेन जो है उसी को उड़ा दिया था। ठीक है, तो अमेरिका कभी किसी के भरोसे में ही नहीं रहता है। तो इस तरह से जो है यूक्रेन अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेवार है, लेकिन हमको जो है वहाँ के जनता के लिए बहुत सहानुभूति है। हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो जाए, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होता है। बैठ करके अंततः ये जितने भी नेता हैं वे सभी जो है अंततः एक टेबल पर बैठ करके ही आपस में निगोशिएट करेंगे, यह युद्ध एक न एक दिन समाप्त होगा। लेकिन जो इतने सारे लोग, आम लोग, सिविलियंस जो मारे जाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा? उनके बच्चे को कौन देखेगा? इसके अलावा जो सैनिक मारे जाएंगे, इतने सारे संख्या में हताहत होंगे। और यूक्रेन कितना पीछे चला गया, उसके इतने बड़े बड़े इमारत सब खत्म हो रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बर्बादी के गार पर है। और रूस की भी स्थिति खराब हो जाएगी। रूस प्रतिदिन 1,30,000 करोड़ रुपया उसका प्रतिदिन का खर्च है, और वह पिछले 8-9 दिनों से जो है वो लड़ रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ये स्थिति हो गई है। बस रूस का बस एक ही पर्पस है कि हम जो है यूक्रेन को जो है डीमिलिटराइज कर देंगे और अपनी एक पपेट सरकार वहाँ बिठा देंगे, और फिर वह हम उसको जैसे कहेंगे वह वैसे ही करेगा। इसके अलावा रूस का डिमांड यूक्रेन से नहीं, रूस का डिमांड यूएस से है। रूस की लड़ाई अमेरिका से है। रूस अमेरिका को जो है वो कहता है कि जब वर्सा पैक्ट या जो भी हो यूएसएसआर खत्म हो गया तो फिर यहाँ नाटो को यहाँ लाने का हमारे कलेजा पर रखने का क्या तुक है। और जो अमेरिका ने क्या किया है कि हर जगह यूरोप में जो उसने अपने परमाणु हथियार रखे हुए हैं, किसको काउंटर करने के लिए? रूस को काउंटर करने के लिए। और यह बात रूस अच्छे से समझता है इस चीज़ को। अगर आज रूस यूक्रेन से नहीं लड़ता, एक छोटा सा घाव है वर्तमान समय में, लेकिन जब वह यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता, और तब क्या होता, तो रसिया के लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती। 10 साल बाद यह समस्या बहुत विकट हो जाती। रूस इस चीज़ को समझ रहा था, इसलिए उसने उस यूक्रेन पर अटैक कर दिया। लेकिन यह बात आराम से बैठ करके, यह सबका जो है जड़ अमेरिका का ईगो है और कुछ नहीं। अमेरिका आज कह दे कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, ये सारी बातें खत्म हो जाएगी एक लिखित डॉक्यूमेंट में। लेकिन यहाँ बात आ जाती है ईगो की, और कुछ नहीं है। और फिर भारत को क्या करना चाहिए? भारत को बस वही हाल है, न हम पहली दुनिया न हम दूसरी दुनिया, हमारी एक अलग दुनिया होगी, तीसरी दुनिया, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है गुट निरपेक्ष दुनिया बनाई थी। भारत आज इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत किसी के पक्ष में नहीं है, बीच का रास्ता निकाल के। क्योंकि अगर आप रूस का विरोध करेंगे, और देखिए जियो पॉलिटिक्स में कभी भी इमोशन से काम नहीं चलता है। अगर आप रूस का विरोध करेंगे और यूक्रेन के सपोर्ट में जाएंगे वहाँ के, तो फिर क्या होगा? रूस, चाइना और पाकिस्तान क्लोज हो जाएंगे, नज़दीक हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए सरदर्द हो जाएगा। इसलिए भारत फूक फूक कर कदम रखता है। ठीक है, यह स्थिति जो है वर्तमान समय में है। धन्यवाद।